हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है केमिस्ट्री की इस क्लास में। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोलराउश लॉ के क्या एप्लीकेशंस होते हैं, कोलराउश लॉ क्या होता है, कैसे हम किसी अननोन इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस का पता लगाते हैं। इन सारी चीज़ों को हमने वहाँ पर देखा था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, या जिसे हम विद्युत अपघटन कहते हैं, वो क्या होता है। तो आइए जान लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है। इलेक्ट्रोलिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ decomposition of any electrolyte in molten state or in aqueous solution. A process of decomposition of any electrolyte in molten state or in aqueous solution by the passage of इलेक्ट्रिसिटी। तो किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में या उसकी पिघली हुई अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उस इलेक्ट्रोलाइट का अपने आयनों में वियोजित हो जाना इलेक्ट्रोलिसिस या विद्युत अपघटन कहलाता है। अब विद्युत अपघटन जिस कंटेनर में या जिस क्लोज्ड सेल के अंदर होती है उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन होता है वो अपना जो है एक्वस मीडियम में होता है या पिघली हुई अवस्था में इस कंटेनर के अंदर भरा हुआ होता है, और इसी कंटेनर में या इसी सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और दूसरा हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। जैसे ही हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो आयंस होते हैं वो अपोजिट चार्जेस की तरफ या अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ माइग्रेट करते हैं, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वहाँ पर पॉजिटिव आयंस अप्रोच करते हैं और इस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन गेन करके, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव आयन यहाँ पर जाते हैं, तो यहाँ इस इलेक्ट्रोड पर जो हमारे पॉजिटिव आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो जाते हैं। रिडक्शन होता है। तो जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है उसे हम कैथोड कहते हैं। तो ये हमारा जो होगा ये होगा कैथोड, और जो हमारे नेगेटिव आयंस होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अप्रोच करते हैं और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। इस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं। तो जो आयंस इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है। तो जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसे हम एनोड कहते हैं। ये हो जाएगा हमारा एनोड। तो ये होगा हमारा एनोड और कैथोड। अब जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है वो किसी ऐसे सब्सटेंस की या ऐसे मटेरियल की बनी होती है जो इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर होता है या नॉन कंडक्टर होता है। तो जो हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की जो वॉल होती है वो किसी नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस की बनी होती है। नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस जैसे लकड़ी, वुड, जैसे कांच जिसे हम ग्लास कहते हैं, और जैसे बैकेलाइट एक पॉलीमर होता है। इन सब्सटेंस की हमारी जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनी होती है। चलिए हम देखते हैं मॉल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट या क्या उत्पाद हमको मिलते हैं। तो मॉल्टेन NaCl का मतलब ये है कि NaCl लिक्विड फॉर्म में है लेकिन कोई सॉल्वेंट प्रेजेंट नहीं है।
तो अगर ये मॉल्टन स्टेट में है तो ये दो आयनों में टूटा हुआ होगा. मॉल्टन NaCl will get dissociated into Na plus Cl माइनस. अब ये जो Na प्लस है वो कहाँ पर जाएगा? वो जाएगा कैथोड पर. तो देख लेते हैं कैथोड पर क्या रिएक्शन होती है. एट कैथोड पर क्या होता है? Na प्लस जाएगा तो 2Na प्लस will get two electrons and it will be reduced as 2Na solid. जो कैथोड होता है वो मरकरी का कैथोड होता है, Hg कैथोड, वो Hg कैथोड होता है. तो कैथोड पर जो है हमारा सोडियम मेटल रिलीज होती है या सोडियम मेटल रिड्यूस होती है. अब देख लेते हैं कि एनोड पर क्या होता है. तो एट एनोड पर क्या होता है हमारा? Cl माइनस कहाँ जाएगा? एनोड पर जाएगा. तो एट एनोड क्या होगा? 2Cl माइनस विल गिव आउट 2 इलेक्ट्रॉन एंड गेट ऑक्सीडाइज्ड एज Cl2. तो जो क्लोराइड आयन है वो क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स मुक्त करेंगे और Cl2 गैस के रूप में मुक्त हो जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेंगे. तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब मॉल्टन NaCl का हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं या पिघले हुए सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करते हैं तो कैथोड पर हमको सोडियम धातु मिलती है और एनोड पर हमको क्लोरीन गैस मुक्त होती हुई प्राप्त होती है. चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करने पर हमको क्या उत्पाद प्राप्त होता है. व्हाट प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl. तो एज इट इज सेइंग एक्वस NaCl मीन्स NaCl इज प्रेजेंट विद water molecules or NaCl is present or NaCl is dissolved in water molecules. So there are 4 ions. Actually there are 4 ions. So H2O plus NaCl will give out H plus ion, OH minus ion plus Na plus ion plus Cl minus ions. These 4 ions are available in aqueous medium. Now, as we apply the electricity in electrolytic cell, then the positive ions will migrate towards the negative electrode, that is cathode. So what happens at cathode? Let's see. At cathode 2 ions or 2 cations are approaching. One is hydronium ion and second is sodium ion. So H plus and Na plus both are approaching towards the cathode, but which element or which ion will get reduced depends on the electrode potential of any element. Here hydrogen has positive electrode potential in comparison to sodium. So always when there are competition between two elements, one element which has more electrode potential or one element which has positive electrode potential will always get reduced. Here hydrogen is positive in comparison to sodium in terms of electrode potential. So at cathode hydrogen get reduced as H2 gas. So 2H plus will get 2 electrons and get reduced at H2, where
at cathode. What left behind? That is Na plus. Na plus left behind. Now, what is the scene at anode? Let's see. At anode. At anode, there is also two ions available for the oxidation. One is hydroxyl ion and second is Cl minus ion. So both these ions will approach towards the anode. But what happens actually, or which element get oxidized, depends on the oxidation potential. Always those elements which have positive oxidation potential get oxidized over the preference of negative oxidation potential. So here chlorine has positive oxidation potential in comparison to hydroxyl ion. So chlorine or chloride ions will get oxidized at anode. So 2Cl minus give out 2 electrons and get oxidized as Cl2 after releasing 2 electrons. What left behind? That is OH minus ion. Now, if hydrogen is reduced as H2 at cathode and Cl2 is released at anode, so what left into the solution? Into the solution there remains Na plus OH minus, that is NaOH. This is the process of industrial preparation or industrial production of caustic soda. Industrial production of NaOH is completed by the electrolysis of aqueous NaCl. This process has some specific name. The name of this process is chlor-alkali process. Chlor-alkali process. And the cell in which the electrolysis takes place is called Castner-Kellner cell. This is called Castner-Kellner cell. So what are the products of electrolysis of aqueous NaCl? There are 3 products. Number 1 NaOH, number 2 H2 plus Cl2. These are the products of electrolysis of aqueous NaCl. तो बच्चों, एक साइंटिस्ट थे फैराडे. उन्होंने बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स पर इलेक्ट्रिसिटी पास करके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उन एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर जो उन्होंने रिजल्ट निकाले, उसके आधार पर उन्होंने 2 रूल दिए या 2 लॉज या 2 नियम दिए, जिन्हें फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम कहा जाता है. सिंपली इन्हें फैराडेज लॉ कहा जाता है. तो जो पहला लॉ है वो डिपेंड करता है या वो इस चीज़ की व्याख्या करता है कि किसी भी सॉल्यूशन से हम जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कितनी विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कितने सब्सटेंस का या कितनी धातु का डिपोजिशन होगा किसी भी इलेक्ट्रोड पर. तो देख लेते हैं. फैराडेज फर्स्ट लॉ सेज द अमाउंट of
any substance, the amount of any substance deposited or dissolved, deposited or dissolved at any electrode, is directly proportional to the amount of electricity passed through the solution. ये नियम कहता है किसी इलेक्ट्रोड पर घुली हुई धातु या किसी इलेक्ट्रोड पर जमा हुई धातु उस विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत धारा के समानुपाती होता है। मान लेते हैं लेट m ग्राम of any substance is deposited. Let m gram of any substance is deposited at any electrode by the passage of q coulomb current. Then by law m is directly proportional to q. M is directly proportional to q. This will be equation 1. This is equation 1. But we know that q is equal to I into T. Q equal to I into T, where I is electric current or current strength, I is current strength and T is time. T is time. So I is current strength and is 1 ampere. कितनी होती है ये 1 ampere and T is time and if it is taken as 1 second. So अगर किसी सॉल्यूशन से हम 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं 1 सेकंड तक, तो उस विलयन में प्रवाहित किया गया आवेश 1 कूलॉम होगा. Q will be 1 कूलॉम. सो बना लेते हैं इक्वेशन 2. इसको इक्वेशन 2 बना लेते हैं. अब हम क्या करते हैं, जो Q की वैल्यू है इक्वेशन 1 में पुट करते हैं. तो हम यहाँ पर देख लेते हैं m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू T. नाउ हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो m इक्वल्स टू Z I इंटू T. इसको इक्वेशन 3 बना लेते हैं और इसको इक्वेशन 4 बना लेते हैं. यहाँ पर Z क्या है, यहाँ पर Z जो है वो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस कहेंगे. नाउ अगर हम Z को डिफाइन करें तो Z क्या है, तो Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है
कांस्टेंट होता है। डिफाइन कैसे करेंगे? Z इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एट एनी इलेक्ट्रोड when 1 coulomb charge is passed in solution। ये हो गया हमारा फैराडेज फर्स्ट लॉ। द अमाउंट of charge required for reduction or oxidation depends upon the stoichiometry of इलेक्ट्रोड रिएक्शन। अब ये स्टोइचियोमेट्री ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या है, हम देख लेते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा। जैसे Ag प्लस, दिस इज सिल्वर कैटायन। अगर हमको सिल्वर कैटायन को रिड्यूस करना है तो हमें क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये जो है Ag के रूप में डिपॉजिट हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोड या किसी भी इलेक्ट्रोड पर एक एटम को रिड्यूस होने के लिए या ऑक्सीडाइज होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है वही उस इलेक्ट्रोड की स्टोइचियोमेट्री होती है। यहाँ पर सिल्वर की स्टोइचियोमेट्री क्या है? 1 है। यहीं पर अगर Fe2+ को हमको रिड्यूस करना हो तो हमको 2 इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे, और इस इलेक्ट्रोड की जो स्टोइचियोमेट्री होगी वो 2 होगी। यहीं पर अगर Al3+ है, इसको रिड्यूस करना है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे, और ये एल्युमिनियम के रूप में रिड्यूस हो जाएगा। इस इलेक्ट्रोड की जो स्टोइचियोमेट्री है वो 3 है। तो सिल्वर आयन 1 आयन, 1 आयन requires 1 electron to reduce 1 atom of silver, 1 atom of silver। यहाँ पर 1 आयन सिल्वर है, इसका मतलब 1 मोल सिल्वर है। 1 आयन बराबर 1 मोल सिल्वर है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन है। अगर 1 एटम रिड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब 1 मोल एटम रिड्यूस हो रहा है। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा? तो देख लेते हैं कितना होगा। इट विल बी चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रोस नंबर, क्योंकि एवोगैड्रोस नंबर इज इक्वल टू 1 मोल। अब देख लेते हैं कि एवोगैड्रोस नंबर होता क्या है। 6.022 इंटू 10⁻23, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम। और ये क्या है? दिस इज 1 मोल। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 96487 कूलॉम मोल इनवर्स। ये इसका
वैल्यू आता है। न्यूमेरिकल्स में जब कभी हमको इसको पुट करना होगा तो हम इसको पुट करते हैं 96500 कूलॉम मोल इनवर्स। ये जो वैल्यू होती है ये 1 फैरड के बराबर होती है। 1 फैरड, तो 1 फैरड इक्वल्स टू 96500 कूलॉम पर मोल। तो अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए हमको तो हमको 96500 कूलॉम चार्ज चाहिए। इसी तरह से अगर हमको 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर कितने चार्ज के होगा? चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 96500 कूलॉम मोल इनवर्स। अगर हमें 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज देखना है, चार्ज ऑन 2 मोल इलेक्ट्रॉन, दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 96500 कूलॉम मोल इनवर्स। अगर चार्ज ऑन 3 मोल इलेक्ट्रॉन है, देन 3 मल्टीप्लाइड बाई 96500 कूलॉम मोल इनवर्स। ये है आपका फैराडेज फर्स्ट लॉ। चलिए बच्चों देखते हैं हम फैराडेज सेकंड लॉ। सेकंड लॉ कहता है व्हेन same amount of electricity is passed through two different electrolytic solution, then the deposited masses of different substances are in the ratio of their chemical equivalent masses. Let two electrolytes are joined in series and equal charge is passed through solution. Let different masses of substance deposited are A and B. A और B जो है वो डिफरेंट सब्सटेंस के मास है जो डिपॉजिट हुए हैं सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर। लेट नाउ EA is equivalent mass of A
and EB is the equivalent mass of B, then mass of A upon mass of B equals to equivalent mass of A, that is EA, upon equivalent mass of B, that is EB. अब यहाँ पर हमने देख लिया कि जो masses of substance हैं they are directly proportional to the equivalent mass of substance is directly proportional to equivalent mass, means M directly proportional to E. इसको हम बनाते हैं इक्वेशन 5. अभी हमने इसके पहले जो फैराडेज लॉ पढ़ा था, फर्स्ट फैराडेज लॉ, उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो M होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होता है. M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q. फिर जो Q था, Q वॉज इक्वल टू I इंटू T, तो M वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू T. हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को मर्ज कर देते हैं. जब मर्ज करेंगे तो ये जो है इक्वेशन हमारी बन जाएगी M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E I इंटू T. अब हम क्या करते हैं, यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो M इक्वल्स टू E I इंटू T. एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट F यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है. हमें पता है कि I इंटू टी बराबर क्या होता है, F होता है. F तो I इंटू टी बराबर F, इसका मतलब M इक्वल्स टू E इंटू F डिवाइडेड बाई F. तो F और F कैंसिल हो गया. अब यहाँ पर मास ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास. जिसका मतलब ये हुआ कि पासेज ऑफ वन Faraday's electricity deposits 1 gram equivalent of substance. 1 gram equivalent of substance. 1 gram equivalent of substance. ये होता है फैराडेज सेकंड लॉ.